मोदी ने देश के टैक्स सिस्टम में बड़े बदलाव की चर्चा। कहा, पारदर्शिता बढ़ने के साथ ही करदाताओं को रिफंड के लिए नहीं करना पड़ता है महीनों इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, इन फैसलों से देश बनेगा उत्पादन का हब, बढ़ेगा रोजगार और निवेश। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 6 सीटें जीतकर लहराया परचम। मुख्यमंत्री ने भाजपा के प्रति विश्वास जताने के लिए मतदाताओं को आभार जताया। और बिहार विधानसभा चुनाव और गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में हुए उपचुनाव में भाजपा की शानदार जीत को लेकर काशी में छाया उल्लास। कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कटक स्थित आयकर अपीलीय प्राधिकरण के कार्यालय सह रिहायशी परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर ITAT पर एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों के समय टैक्स टेररिज्म की शिकायतें होती थी। आज देश उससे पीछे छोड़ टैक्स ट्रांसपेरेंसी की तरफ कदम बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि टैक्स टेररिज्म से टैक्स ट्रांसपेरेंसी का ये बदलाव इसलिए आया है क्योंकि हम रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म की अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पहले की सरकारों के समय शिकायतें होती थी, टैक्स टेररिज्म, चारों तरफ यही शब्द सुनाई देता था, टैक्स टेररिज्म। आज देश उसे पीछे छोड़कर टैक्स ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ रहा है। टैक्स टेररिज्म से टैक्स ट्रांसपेरेंसी का एक बदलाव इसलिए आया है क्योंकि हम रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम रिफॉर्म कर रहे हैं रूल्स में, प्रोसीड्यूर्स में, और इसमें टेक्नोलॉजी की भरपूर मदद ले रहे हैं। हम परफॉर्म कर रहे हैं साफ नीयत के साथ, स्पष्ट इरादों के साथ, और साथ ही साथ हम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के माइंडसेट को भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। इस मौके पर पीएम ने कहा कि अब सरकार की सोच ये है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो रहा है उस पर पूरी तरह विश्वास करो। इसी का नतीजा है जो आज देश में रिटर्न फाइल होते हैं उनमें से 99.75% बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लिए जाते हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है जो देश के टैक्स सिस्टम में आया है। पुरातन काल से ही टैक्स के महत्व और लेन देन को लेकर बहुत स्वस्थ परंपरा रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बरसत हरसत सब लखे, बरसत हरसत सब लखे, करसत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सो होय। तात्पर्य यह है कि जब बादल बरसते हैं तो उसका लाभ हम सभी को दिखाई देता है, लेकिन जब बादल बनते हैं, सूर्य पानी को सोखता है, तो उससे किसी को तकलीफ नहीं होती। इसी तरह शासन को भी होना चाहिए। जब आम जन से वो टैक्स ले तो किसी को तकलीफ न हो, लेकिन जब देश का वही पैसा नागरिकों तक पहुंचे तो लोगों को उसका इस्तेमाल अपने जीवन में महसूस होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने करीब 2 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया। इस प्रोत्साहन राशि से देश में उत्पादन, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। संवाददाताओं से बात करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रोत्साहन पैकेज से बाहर से आई मोबाइल कंपनी और देश की कंपनियों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत को उत्पादन का हब बनाने के लिए ये फैसला काफी अहम है।
मोदी सरकार ने यह फैसला किया कि 10 उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जाएगा और कितना, लगभग 2 लाख करोड़ का। ये उत्पादन भी बढ़ाएगा, निर्यात भी बढ़ाएगा और रोजगार भी बढ़ाएगा। आत्मनिर्भर भारत को साकार करने की दृष्टि से ये निर्णय महत्व का होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार के इस फैसले से देश का फार्मा क्षेत्र और स्टील उद्योग भी लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि पीएलआई पैकेज देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सरकार के इस अहम फैसले से 10 अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार पैदा होंगे और निवेश भी आएगा। The cabinet has taken 2 very important decisions, both of which, if you ask me, at a time like this, is going to give the right impetus for the economy, because we are looking at 1, Atmanirbharta, 2, making sure that India will be a part of the global value chain, and 3, ensuring that critical sunrise sectors get the necessary support from the government so that we are able to build an India which is strong enough to service its own domestic market, but also making sure that we are able to link up with the global value chains. उत्तर प्रदेश विधानसभा की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का झंडा बुलंद किया है और 7 में से 6 सीटों पर जीत हासिल की है। समाजवादी पार्टी को मात्र 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में बुलंदशहर, फिरोजाबाद की टुंडला, उन्नाव की बांगरमऊ, कानपुर की घाटमपुर, देवरिया और अमरोहा की नौगांवा सादात सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा। जौनपुर की मल्हनी सीट समाजवादी पार्टी के ही खाते में गई। उपचुनाव की मतगणना को लेकर कल दिन भर उत्साह बना रहा। खासतौर पर कानपुर की घाटमपुर, उन्नाव की बांगरमऊ और जौनपुर की मल्हनी सीट पर मतगणना के हर चरण के बाद स्थिति बदलती रही, लेकिन बाद में उपचुनाव के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत दिलाते हुए सत्ताधारी योगी सरकार पर अपना विश्वास जताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास जताने के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सबको आपकी विजय पर पुनः ढेरों बधाई। यह जन कल्याण हमारा मंत्र, जन कल्याण ही हमारी प्रतिज्ञा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और आपके विश्वास की जीत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जीत प्रदेश के दलितों, शोषितों, वंचितों, महिलाओं और युवा साथियों की भी जीत है और ये नए उत्तर प्रदेश की जीत है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। विधानसभा की सभी 243 सीटों के नतीजे सामने आ गए हैं। एनडीए को 125, महागठबंधन को 110 और एआईएमआईएम, बसपा और दूसरे दलों को 8 सीटें मिली हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद एनडीए खेमे में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। भाजपा को जेडीयू से ज्यादा सीटें मिली हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली शानदार जीत को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर विजय जश्न का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं से लेकर आम आदमी तक ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते नजर आए और एक दूसरे को लड्डू खिलाते हुए विजय का जश्न मनाया। सभी लोगों ने इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और योजनाओं को दिया। उन्होंने कहा कि इसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। भाजपा की जीत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी श्रेय दिया गया। ये जो चुनाव हम सबको ऊर्जा प्रदान करने का काम कर रहा है और ये बिहार का चुनाव जो है आगे आने वाले बंगाल के चुनाव में अपना प्रभाव दिखाएगा और कार्यकर्ता इसी जोश के साथ, इसी होश के साथ, इसी दमखम के साथ बंगाल फतेह करेंगे और बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वाराणसी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री भारत को विकास
भारत का विश्व स्तर पर स्थापित भारत के नौजवानों के लिए क्रिएटिव काम, सरकार की योजनाएं, इनसे पूरे देश को लाभ हो रहा है। और आज इस कारण से वोट का जो परसेंटेज बढ़ा है, भारत का नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। इस कारण से पूरा देश इस समय मोदीमय है, भाजपामय है। और इस कारण से हम गुजरात भी हो, चाहे बाई इलेक्शन सारी सीटें, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, ये सब जगह नई इतिहास बन रहा है, नई इबारत लिख रही है। ऐसा लग रहा था कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं वहां के पूरी जनता को, जिन्होंने पूरी उत्साह के साथ और भाजपा और नीतीश जी के गठबंधन को जिताया है, एनडीए को जिताया है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों पर जो उपचुनाव हुआ है उसमें भी भारी जीत हुई है। समाचार और भी हैं, पहले लेते हैं ये विराम। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना, तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। अरे क्या हुआ चाचा, आज काम करते हुए गाना नहीं गुनगुना रहे हैं आप? छोटे भाई को टीबी हो गई है। हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में टीबी का जांच और उसके इलाज दोनों ही मुफ्त में उपलब्ध है। पर चिंता तो अन्य खर्चों की है। RNTCP नोटिफाइड जितने भी टीबी मरीज हैं ना, सरकार उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। इलाज की समाप्ति तक सरकार हर टीबी मरीज के बैंक अकाउंट में हर महीने 500 रुपए दिया करेगी। ये तो टीबी के मरीजों के लिए बहुत बड़ी राहत है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। अरे राजेश भाई, बहुत दिनों बाद दिख रहे हो तुम। और बताओ? बस मेरी बेटी का कल जन्मदिन है और आपको आना होगा। चलो चलता हूँ। अरे राजेश भैया, आप उससे हाथ क्यों मिला रहे थे? उसे पिछले महीने से टीबी है। 2 हफ्ते तक लगातार दवा खाओ ना, तो टीबी फैलने का खतरा तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और रही बात हाथ मिलाने की, गले मिलने की, शौचालय इस्तेमाल करने की, बर्तन खाना बांटने की, उससे टीबी नहीं फैलता। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। पूर्वांचल में खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए खेल का एक उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वाराणसी में विकसित किए जाने की मंजूरी भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने दे दी है। ये जानकारी 9 नवंबर को प्रधानमंत्री के साथ संवाद करने वाली वाराणसी की बास्केटबॉल खिलाड़ी पद्मश्री विजेता प्रशांति सिंह ने दूरदर्शन को दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से संवाद के दौरान आग्रह करने के बाद 10 नवंबर को खेल मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट करके उन्हें इस बारे में जानकारी दी है। 9 नवंबर को प्रधानमंत्री ने अपना संसदीय क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों से बात की। उनमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बास्केटबॉल की पद्मश्री विजेता प्रशांति सिंह से भी बात की। प्रशांति ने खिलाड़ियों के लिए, पूर्वांचल के देश के खिलाड़ियों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मांग की और प्रधानमंत्री ने कहा कि जब आपने मांग ही लिया तो मिलेगा। उसके बाद 10 तारीख को इनके पास केंद्रीय खेल मंत्री का एक ट्वीट आया, जो प्रशांति खुद बताएंगी कि उसमें क्या था। ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट हुआ मेरे लिए, क्योंकि 9 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री से बात करना इटसेल्फ वाज बहुत बड़ा ऑनर था। ये कि हम लोग फॉर्चुनेट है कि हमारे सांसद हैं और हम लोग प्रधानमंत्री जी से बात किए, संवाद किए, तो उसमें पूरे खिलाड़ियों को रिप्रेजेंट करने का मौका मुझे मिला। तो ये अपना जो भी मेरा काम था मैंने किया कि अपनी बात रखी। पूर्वांचल में, इस पूरे पूर्वांचल की 200 किलोमीटर के रेडियस में अगर आप देखेंगे, पूरी परिधि में 200 किलोमीटर की परिधि में कोई भी नेशनल लेवल का एक स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं है। तो इस समय खेलो इंडिया की एक स्कीम चली रही है, हर जगह NCOE बन रही है जो कि नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। तो मैंने अपनी बात रखी कि भाई एक अगर नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमें मिल जाता है पूर्वांचल में, स्पेशली बनारस में, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी है, तो ये पूरे पूर्वांचल के लोगों को जो हमेशा भागना पड़ता है मेट्रोज की तरफ ट्रेनिंग करने के लिए, वो खत्म हो जाएगा। प्रतिभा पलायन यहाँ से थोड़ा बंद हो जाएगा। तो ये बात रखी थी मैंने। और 10 तारीख को ही रात को मैं बैठी थी और मेरे मोबाइल पे ऐसा एक टिंग हुआ, तो मैंने तो देखा कि मुझे टैग किया हुआ है। तो जो हमारे खेल मंत्री हैं, केंद्रीय खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू जी,
उन्होंने मुझे टैग करके मेरे टैग किया और मेरा प्रधानमंत्री जी के साथ जो संवाद था वो उन्होंने ट्वीट किया था और साथ ही में लिखा था कि जैसे सारे देश में हर जगह NCOE खुल रहा है वैसे ही बनारस में भी ऐसा खोला जाएगा। तो ऐसा उन्होंने एक तरह से घोषणा ही की अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से। तो ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट है। देश बदल रहा है लेकिन काशी का संस्कार वो यही सिखाता है जो प्रशांति ने किया, अपने लिए नहीं लोगों के लिए मांगा, अपने भविष्य के खिलाड़ियों के लिए मांगा, प्रधानमंत्री से, अपने सांसद से। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज, वाराणसी। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है लेकिन अभी सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां तेजी से संचालित की जा रही हैं। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। आज लगभग कुल 1848 नए पॉजिटिव केस आए हैं और इसके विपरीत 2112 मरीज आज ठीक होकर अपने घर गए हैं। आज 1,55,020 टेस्ट हुए हैं जिनमें 61,215 RT-PCR के थे और 90,000 एंटीजन टेस्ट हैं। लगभग 2,000 टेस्ट ट्रूनेट मशीन से किए गए हैं। इस प्रकार अभी तक प्रदेश में कोविड-19 के टेस्ट की संख्या 1,65,32,000 हो गई है। पिछले 3 दिनों में लगभग 1,47,495 के औसत से ये टेस्ट हुए हैं। नए आए मरीजों की संख्या में कुछ कमी आई है परंतु अभी कुछ जनपद जो हैं विशेषकर दिल्ली से आसपास लगे हुए जनपद उनमें अभी संक्रमण पुनः कुछ बढ़ रहा है जिस पर नियंत्रण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश मंत्री आयसना तथा मूल अधिकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सलिल मिश्रा ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि उन्नाव जिले में खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन और मौका दिया जाए। श्री मिश्र ने मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में राज्य सरकार की इस बात के लिए सराहना की कि भाजपा की सरकार बनने के बाद से खेल और खिलाड़ियों के लिए गंभीर प्रयास किए गए हैं और प्रदेश में खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि ऐसी खेल प्रतिभाएं जो संसाधन और पैसे के अभाव में आगे नहीं बढ़ पा रही हैं को उन्नाव जिले में भी चिन्हित करके उन्हें सरकार की ओर से खेल से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर की गई समीक्षा में जल संचयन के अंतर्गत कई योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए प्रदेश के हरदोई जिले को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा हरदोई की मुख्य विकास अधिकारी निधि गुप्ता वत्स को वर्चुअल मीटिंग के द्वारा द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि हरदोई जिले में सरकारी और गैर सरकारी भवनों में 77 वाटर रिचार्ज यूनिट, 2,440 हैंडपंपों में सोक पिट की स्थापना के साथ ही मनरेगा के अंतर्गत 1,409 तालाबों का जीर्णोद्धार और 18 वेटलैंड की खुदाई के साथ ही मेड़बंदी कराई गई। उन्होंने बताया कि हरदोई में सई नदी के 92 किलोमीटर पुनरुद्धार कार्य और नदी के किनारे 38,500 पौधों के रोपण के कार्य करने के लिए हरदोई का चयन किया गया। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के माध्यम से वर्चुअल एक अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया दिल्ली में, जिसमें हरदोई को जल संचयन श्रेणी में संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल वाटर अवार्ड्स में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें हरदोई में जल संचयन के लिए विभिन्न श्रेणियों में काम किया गया है, जैसे तालाब, जैसे सई नदी का जीर्णोद्धार, वृक्षारोपण, वन सोकपिट, वन हैंडपंप, फार्म पॉन्ड्स या फिर कार्यालयों में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स। इसके लिए मैं अपने विभाग के सभी अधिकारियों को, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ एवं यह अवार्ड हम लोगों को और भी इस डायरेक्शन में
काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बाहर कार्य कर रहा था, वहाँ लॉकडाउन के चक्कर में सारा कार्य जो था वो ठप हो गया, इसलिए मैं वहाँ से पलायन करके यहाँ पर भूट अपने गांव में आ गया हूँ, जिसके तहत यहाँ पर कोई रोजी रोटी का साधन नहीं था। मनरेगा के तहत मुझको कुछ कार्य मिला, जिसके अंतर्गत हम और हमारे बीवी बच्चे सभी खुश हैं, इसलिए हम प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं दिल्ली में काम कर रहा था, लॉकडाउन की वजह से मैं ग्राम कहरमऊ में मनरेगा का काम कर रहा हूँ, मुझे राशन भी फ्री मिला है और मैं प्रधानमंत्री जी को पूरा धन्यवाद कहना चाहता हूँ। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं ये विराम। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने प्रदेश की जनता को राहत देते हुए बिजली के दाम नहीं बढ़ाने की घोषणा की है। आज मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की समीक्षा बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे श्री शर्मा ने लखनऊ क्षेत्र की समीक्षा बैठक की। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के 75% उपभोक्ता समय पर बिजली का भुगतान नहीं कर पाते हैं, जबकि शहरी क्षेत्र के 70% उपभोक्ता समय पर भुगतान करते हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिल भुगतान की संख्या का प्रतिशत और बढ़ाना है, ताकि सरकार घाटे में न चले। उत्तर प्रदेश वासियों को निर्बाध बिजली मिले, उसकी शुरुआत हमने अभी से की है। उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 75% ऐसे लोग हैं जो समय पर भुगतान नहीं करते हैं। 25% लोग ही केवल ग्रामीण क्षेत्र में बिजली का भुगतान करते हैं। आपके माध्यम से ये संख्या और बढ़े। इसी तरह से शहरी क्षेत्रों में लगभग 70% लोग, यानी कि 70% लोग ही भुगतान करते हैं, बाकी 30% लोग अर्बन एरिया में बिजली का भुगतान नहीं करते। तो जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उनको हमें दूर करना है। सही बिल, समय पे बिल उपभोक्ता के घर पहुंचे, ये हम सभी सुनिश्चित करें। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है। फिरोजाबाद में इस अवसर पर जिला कारागार में कोरोना काल में तनाव से बचाव विषय पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 122 बंदियों ने भाग लिया। इनमें 16 महिलाएं भी शामिल थी। कार्यक्रम के दौरान फिरोजाबाद जेल से परीक्षा देकर उत्तीर्ण होने वाले हाई स्कूल और इंटर के 25 तथा इग्नू से उत्तीर्ण होने वाले 71 बंदियों को प्रमाण पत्र और ट्रॉफी दी गई। जिला विद्यालय निरीक्षक ने इस मौके पर कहा कि बंदियों ने जेल में रहकर परीक्षा दी है, इससे अन्य लोगों को शिक्षित होने और कोरोना से बचाव का संदेश पहुंचेगा। जेल अधीक्षक एम.ए. खान का कहना है कि कोई भी निरीक्षक न रहे और उच्च शिक्षा प्राप्त करे। जेल से रिहा होकर जब जाएं तब वह अच्छे नागरिक की भूमिका निभाकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। इसी उम्मीद से जेल में शिक्षा पर तमाम काम किए जा रहे हैं। जेल में इस टाइम बेसिक लिटरेसी से लेकर डिग्री तक का इंतज़ाम है। अगर कोई बंदी पढ़ना चाहता है, अनपढ़ा है, तो पहले साक्षर होगा, उसके बाद 5वीं 8वीं का इंतज़ाम है, हाई स्कूल इंटर का इंतज़ाम है और डिग्री के लिए इग्नू के माध्यम से शिक्षा जेल में दी जाएगी। बंदी अगर चाहेगा तो बैठे बैठे उसको सारी शिक्षा जेल में मिल जाएगी। इससे बंदियों के विचारों में परिवर्तन आएगा। जब उनके विचार बदलेंगे तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि उनका व्यवहार भी बदलेगा। जिला फिरोजाबाद के इस कारागार में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जेल अधीक्षक साहब की ओर से, और यह कार्यक्रम इतना बेहतरीन हुआ है जो मैं समझता हूं कि कैदियों को भविष्य के लिए तैयार करेंगे। आज शिक्षा दिवस के अवसर पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। यहाँ पे कुछ स्कूल संचालित है, जिसमें जूनियर लेवल का भी, हाई स्कूल सेकेंडरी लेवल का भी और डिग्री लेवल के भी यहाँ पे परीक्षाएं कराई जाती हैं और बच्चों को शिक्षा दी, यहाँ कैदियों को शिक्षा दी जाती है। उनके प्रमाण पत्र जो विभिन्न बोर्ड से आए थे, आज उनके वितरण का कार्यक्रम भी किया गया और कैदियों में बहुत ही उत्साह देखा गया। उनके अंदर जो सुधार दिख रहा है, उन लोगों ने आकर के अपने वक्तव्य भी दिए, यहाँ पे खड़े होकर के बहुत सारे ऊर्जा से भरी हुई बातें कही
इसे देख करके लग रहा है कि प्रशासन के द्वारा, जेल प्रशासन के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो वाकई फलीभूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और फिट इंडिया मूवमेंट जैसी योजनाओं से प्रेरित होकर बच्चियों को सुरक्षा व स्वावलंबन के लिए चित्रकूट जिले से जन सेवा इंटर कॉलेज के प्रांगण में टीचर्स गेम्स वेलफेयर एसोसिएशन व डिफेंस मार्शल आर्ट सोसाइटी के अनुदेशक शिक्षक ब्लैक बेल्ट चैंपियन रमेश सिंह और दिनेश यादव युवाओं के साथ मिशन शक्ति अभियान के तहत छोटी छोटी बच्चियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देकर आत्मरक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं। मार्शल आर्ट की बारीकियां सिखा रहे हैं ताकि वे समाज में बढ़ रहे अपराधों से अपने आप को सुरक्षित रख सकें। मार्शल आर्ट सीख रही छात्राओं ने बताया कि वो मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस के लिए सीख रही हैं। आज जिस तरीके से पूरे देश में बलात्कार, गैंगरेप और छेड़खानी की घटनाएं हो रही हैं, ऐसे में वो मार्शल आर्ट सीखकर कम से कम खुद को सुरक्षित रखेंगी, साथ ही दूसरों की भी मदद कर सकेंगी और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेकर जिला व परिवार का नाम रोशन कर सकेंगी। आजकल जो देश में सर चल रहा है, लड़कियों के साथ गंदी गंदी चीजें, कहीं सुना जा रहा है कि कहीं उनके साथ रेप करके फेंक दिया जाता है, कभी जला दिया जाता है। इसके लिए हम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सीख रहे हैं ये चीजें, और शायद हम आगे चल के कहीं कंपटीशन में जाएं और शायद हम अपने नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच सकें, तो हम अपने देश का नाम रोशन कर सकें। ये जो हम मार्शल आर्ट सीख रहे हैं, ये अपनी आत्मरक्षा के लिए सीख रहे हैं, जिससे हम हमेशा अपनी रक्षा कर सकेंगे और कभी कोई दूसरा परेशानी में होगा उसकी भी मदद कर सकते हैं। फिट इंडिया वगैरह प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं, तो उसी के तहत जो है हमारा भी एक छोटा सा प्रयास है कि जो बेटी के बच्चियों के जो जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आम घटनाएं, बच्चियों का निकलना मुश्किल हो रहा है, तो हम उनको कुछ ऐसे आत्मरक्षा के गुर सिखाएं जिससे बच्चियां स्वयं जो है अपनी आत्मरक्षा करने के लिए तत्पर हो सकें और मजबूत हो सकें। इस मार्शल आर्ट के द्वारा हमारी जो बालिकाएं सीख करके निपुण हो रही है या डिफेंस अपना सीख रही है, उसके माध्यम से अपने स्वयं का बचाव करना चाहती हैं और स्वयं बचाव कर लेंगी। इसलिए ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बैनर तले और डिफेंस मार्शल आर्ट सोसाइटी के तहत हमने इस कार्यक्रम को चालू किया है। उत्तर प्रदेश के स्नातक और शिक्षक कोटे की 11 विधान परिषद सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। प्रदेश में 1 दिसंबर को विधान परिषद शिक्षक स्नातक के चुनाव के लिए मतदान होगा। इसमें शिक्षक क्षेत्र के 6 और स्नातक सीट की 5 सीटों पर मतदान होगा। प्रत्याशी 12 नवंबर यानी कल तक अपना पर्चा दाखिल कर सकेंगे, जबकि 17 नवंबर तक नाम वापसी कर सकेंगे। इसका परिणाम 3 दिसंबर को आएगा। आज लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के स्नातक सीट के प्रत्याशी इंजीनियर अवनीश सिंह और शिक्षक कोटे के लिए उमेश द्विवेदी ने अपना पर्चा दाखिल किया, जबकि कांग्रेस के स्नातक सीट के प्रत्याशी ब्रिजेश कुमार सिंह ने भी अपना पर्चा दाखिल किया। चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जैसे सब जाते जा रहे हैं, वैसे ये चुनाव भी जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में सभी की भलाई के लिए, सभी के भले के लिए, चाहे वो युवा हो, किसान हो, गरीब हो, सबके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। सबकी भलाई के लिए काम हो रहा है, इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी और हम दोनों प्रत्याशी बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीत के आएंगे। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के टैक्स सिस्टम में बड़े बदलाव की चर्चा की। कहा, पारदर्शिता बढ़ाने के साथ ही करदाताओं को रिफंड के लिए नहीं करना पड़ता है महीनों इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, इन फैसलों से देश बनेगा उत्पादन का हब, बढ़ेगा रोजगार और निवेश। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 6 सीटें जीतकर लहराया परचम। मुख्यमंत्री ने भाजपा के प्रति विश्वास जताने के लिए मतदाताओं का जताया आभार। और बिहार विधानसभा चुनाव और गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में हुए उपचुनाव में भाजपा की शानदार जीत को लेकर काशी में छाया उल्लास, कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। और आइए अंत में एक जरूरी संदेश। अपने हाथ नियमित धोएं और 2 गज की दूरी भी बनाए रखें। साथ ही जब भी बाहर निकले मास्क होना जरूरी है। जेब अथवा थैले में नहीं, बल्कि इस तरह चेहरे पर लगाएं, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं।
इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।